बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 14 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स थे जो रह गए थे वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें रेशियो फार्मूला या पॉइंट ऑफ डिवीजन टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी इन द रेशियो m/n। यानी ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना जो कि उन पॉइंट्स के जॉइन को डिवाइड कर रहा हो इस खास रेशियो में m/n में। यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है r। हमें पॉइंट A और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि ये पॉइंट जो है इस AB सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है। तो लेट द पॉइंट्स बी, इधर पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गई थी तो उनका नाम हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी रख दिया है। ये नोटेशन स्टैंडर्ड है कि पॉइंट के साथ इस तरह से अंदर वेक्टर लिखा हो तो इससे मतलब है कि ये जो स्मॉल वेक्टर ए है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड पी ऑफ आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी। ये सेगमेंट है, इसके ऊपर सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, divide segment AB in the ratio m/n, then length of the segment। यहाँ चलें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, आपको पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ AP और मैग्नीट्यूड ऑफ PB, ये देखें AP over PB will be equal to m over n। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया n इंटू AP m इंटू PB। अब देखें ये स्केलर इक्वेशन है, ये स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फिगर को देखें तो डायरेक्शन जो है ना AP की डायरेक्शन ऐसे है ना, और PB की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि n टाइम्स AP इज इक्वल टू m टाइम्स PB। अगर इनके डायरेक्शंस मुख्तलिफ होती फिर हम तो यूँ नहीं लिख सकते थे ना। तो हाँ, बिकॉज AP एंड PB हैव सेम डायरेक्शंस, तो हमने यूँ लिख लिया n इंटू AP, वेक्टर AP इज इक्वल टू m इंटू PB। तो दो पॉइंट्स गिवन हो, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको पता हो तो उनके दरमियान वेक्टर्स कैसे फाइंड किया जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये देखें पोजीशन वेक्टर ऑफ P को हमने R कहा हुआ था, यहाँ पे ये देखें, तो R माइनस A बन जाएगा ये, और जो PB वेक्टर है वो B माइनस R बन जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। इनको मल्टीप्लाई किया जस्ट NR माइनस NA इज इक्वल टू MB माइनस MR, और हमें वैल्यू चूंकि R की चाहिए थी, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो R वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे की और बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट की। R इनमें से कॉमन लिया, n प्लस m आ रहा था साथ, वो दूसरी साइड पे जाकर ये स्केलर डिवाइड हो गया। तो ये हमारा रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला यानी ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो ए बी को, जॉइन ऑफ ए बी को डिवाइड करता है इन रेशियो m/n। ये देखें m/n, तो तरतीब का ख्याल रखना है आपने, यहाँ उल्टा आता है, ए के साथ n, बी के साथ m और n प्लस m। तो क्रॉलरी है कि इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b देन m और n इक्वल होंगे। ज़ाहिर है अगर ये मिड पॉइंट होता तो m और n सेम होते ना, तो इस फार्मूले में m और n को इक्वल कर दें तो ये a प्लस बी बाई 2 होता है, जैसे हम मिड पॉइंट निकालते होते हैं। तो ये चीज़ें वैसे एफएससी में आपने पढ़ी हैं, चलो यहाँ रिवाइज हो गई हैं थोड़ी। नेक्स्ट देखें कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी तीन पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, यानी एक ही लाइन में कब लाई करते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स A, B and C to be collinear is that there exist 3 scalars alpha, beta and gamma, not all zero, such that alpha A plus beta B plus gamma C is equal to 0 with alpha plus beta plus gamma is equal to 0। ये कंडीशन है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट से ये मुराद है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो हमें 3 ऐसे स्केलर मिल जाएंगे जो ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा जिनमें, और उनका सम 0 के इक्वल होगा। और कन्वर्सली अगर हमें ऐसे 3 स्केलर मिल जाएं कि ये रिलेशन होल्ड कर जाए और उन स्केलर्स का सम भी 0 हो, तो फिर वो जो ये वेक्टर्स हैं जिन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को, जिन पॉइंट्स की पोजीशन को ये शो कर रहे हैं वो पॉइंट्स फिर कोलिनियर होंगे। तो इफ एंड ओनली इफ है यानी। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं कि सपोज ए बी सी आर कोलिनियर को सपोज किया और प्रूव ये वाली चीज़ें करेंगे दो।
तो सपोज ए बी सी आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अब ये स्मॉल ए बी सी क्या चीज़ें थी? दे आर द थ्री फॉर द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी, यानी ये उन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं जिनकी कोलिनियरिटी के बारे में बात हो रही है। सपोज द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी उनके पोजीशन वेक्टर्स को कोलिनियर कहने का से मुराद ये है कि वो पॉइंट्स एक्चुअली कोलिनियर है। एंड सी सपोज हाँ कि ए बी सी कोलिनियर है और सी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी इन एनी रेशो से एम रेशो एन। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो सपोज सी इनके कहीं दरमियान में है और वो ए बी को डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में, जैसे अभी हमने प्रूव किया। सो अभी जो हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा उसमें सी फिर किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एम बी ओवर एन प्लस एम रेशो फार्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये देखें यहाँ से इनको अरेंज करते हमने कैसी फॉर्म बनानी है? अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी, ऐसे 3 स्केलर तलाश करने हैं किसी तरह से। तो ये देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अरेंज कर लिया, एन ए प्लस एम बी और ये वाली टर्म यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, माइनस एन प्लस एम टाइम्स सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखें ये वाली चीज़ बन गई ना, स्केलर ए प्लस अनदर स्केलर बी प्लस अनदर स्केलर सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्केलर्स हमें मिल गए। ये जो फर्स्ट वाला है इसको नाम अल्फा रख देते हैं, दूसरे का नाम बीटा रख देते हैं, और ये जो तीसरा है माइनस समेत इसका नाम गैमा रख देते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं था, हमने स्केलर्स इस तरह से चाहिए थे हमें कि जिनका सम 0 हो। तो चेक करते हैं कि इनका सम 0 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ऐड करते हैं, एन प्लस एम प्लस गैमा की वैल्यू थी माइनस एन प्लस एम, तो इनको ऐड करें तो ये सब कैंसिल होके 0 आ रहे हैं। तो देखें अगर हमने पॉइंट्स को कोलिनियर रखा तो ये कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। अब इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे कि अगर ये कंडीशंस होल्ड कर रही हो तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो देखें जी, the condition is sufficient. Suppose there exist scalars alpha, beta and gamma, not all 0, such that these two conditions hold. तो अब ये तमाम जो स्केलर्स हैं ये 0, यानी सब के सब 0 नहीं है, एटलीस्ट इनमें से, इसका जब अब लिखा होता है ना नॉट ऑल 0, इसका मतलब है एटलीस्ट 1 इज नॉन 0, कम से कम एक नॉन 0 है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट वो जो नॉन ज़ीरो है वो, वैसे तो सब भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होगा ना। तो लेट गैमा इज़ नॉन ज़ीरो से, यानी कोई भी आप ले सकते हैं। गैमा इज़ नॉन ज़ीरो, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गैमा। ये वैल्यू अभी यूज़ करते हैं हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 देखें, क्योंकि हमने गैमा को नॉन ज़ीरो रखा है ना, तो इनको इन टर्म्स ऑफ गैमा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गैमा और अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू माइनस गैमा सी। और माइनस गैमा तो यहाँ से देखें इक्वेशन 3 से अल्फा प्लस बीटा का इक्वल थी तो उसकी वैल्यू लगा दी। तो अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स वेक्टर सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? अल्फा ए प्लस बीटा बी ओवर अल्फा प्लस बीटा। तो गौर करें ये क्या चीज़ है? ये जो आज हमने फार्मूला प्रूव किया रेशो फार्मूला, ये तो वही है कि वो रेशो फार्मूला क्या था कि इफ द पॉइंट P with position vector R divides the join of point A and B with position vectors A and B in the ratio M, then R is equal to NA plus MB over N plus M। ये M रेशो N है तो यहाँ पे NA plus MB आ रहा है। तो देखिए सेम फार्मूला है, तो N की जगह अल्फा आ गया, M की जगह बीटा आ गया। This shows that C is the position vector of the point dividing the join of A and B in ratio बीटा रेशो अल्फा। देखिए उलट आता था ना, N प्लस एम है तो एम रेशो एन, यहाँ पे अल्फा ए के साथ है बीटा बी के साथ है, इसका मतलब बीटा रेशो अल्फा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी है ये किस चीज़ का पोजीशन वेक्टर है? इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट दैट डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन रेशो बीटा रेशो अल्फा। तो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, यानी ए बी के दरमियान ही कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट ए की लाइन में लाई कर रहे हैं, यानी द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, hence the condition is sufficient. Next देखें linear dependence and independence. The vectors A, वैसे तो जनरली n वेक्टर्स के लिए ये डिफाइन, किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए डिफाइन की जा सकती है ये टर्मिनोलॉजी। हम R3 में वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, 3 वेक्टर्स मैंने लिए हैं। The vectors A, B and C are said to be linearly dependent if there exist scalars alpha, beta and gamma वही बात है ये not all 0, such that alpha a plus beta b plus gamma c
इज इक्वल टू 0। हाँ, ये आगे मैंने लिख दिया, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉन जीरो। तो एक ये तरीका होता है लिखने का, इसको यूं भी लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा बीटा गामा नॉट ऑल जीरो सच दैट अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू 0। तो फिर ये वेक्टर्स जो होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, यानी इनमें से लीनियरली डिपेंडेंट से मुराद है कि वही बात है कि फॉर एग्जांपल इनमें से कम एक नॉन जीरो है ना, गामा है फॉर एग्जांपल, तो हम सी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बिल्कुल लास्ट में प्रूफ में देखा ना, तो सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ओवर गामा हो जाएगा ना। फिर अगर सी अगर नॉन जीरो होगा तो गामा से डिवाइड करने की इजाजत होगी ना, तो क्योंकि जीरो से तो डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉन जीरो होगा तो इसे डिवाइड कर देंगे, सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखा जा सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डिपेंड्स लीनियरली ऑन ए एंड बी, ठीक है ना, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं बाय द वे, ये मैंने नीचे बताया। द एक्सप्रेशन अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो अगर एक वेक्टर्स को बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके तो वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स। अच्छा, डेफिनेशन, द वेक्टर्स ए बी सी आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी ये इनमें से कोई भी जो है बाकी दो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। linearly independent if there exist scalars alpha, beta and gamma such that this holds only if alpha, beta and gamma are all zero। यानी ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी जीरो हो सकता है जब स्केलर्स आप जीरो लगाएं यहाँ पे, तब ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, और इस सूरत में कोई भी एक वेक्टर बाकी दो की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, नेक्स्ट देखें, ये ख़ास थ्योरम है कि लीनियरली जो डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं उनका कोलिनियरिटी से क्या ताल्लुक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर और पैरेलल, क्योंकि फ्री वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, उनकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लेंथ एंड डायरेक्शन अगर सेम है तो वो सेम है। कोलिनियर और पैरेलल इफ दे मस्ट इज दैट दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, यानी दो वेक्टर्स हैं ना, दो वेक्टर्स हैं तो वो कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर कोलिनियर होंगे। ये थ्योरम है। द कंडीशन इज नेसेसरी, यानी पहले हम सपोज करते हैं कि ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है, वही पैरेलल वाली डेफिनेशन की, हमें एक ऐसा स्केलर मिल जाएगा सच दैट ए इज इक्वल टू टी टाइम्स बी, यानी वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये क्या बन गया, a माइनस टी बी इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बन गया एक्चुअली, ये a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। देखें, अगर हम अल्फा की जगह 1 रखें, ये देखें, और बीटा की जगह माइनस टी रखें, तो ये अल्फा a प्लस बीटा b इज इक्वल टू 0 आ गया ना, और ये अल्फा a प्लस बीटा b इज इक्वल टू 0 बन गया, और ये जो अल्फा का कोफिशिएंट है ये देखिए नॉन जीरो है, सॉरी a का जो कोफिशिएंट अल्फा वो नॉन जीरो है ना, 1 है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और ये जो स्केलर्स हैं इनमें से कम एक नॉन जीरो हो तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। देयरफॉर वेक्टर्स ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। कन्वर्सली, सपोज दैट ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, अब हम प्रूव करेंगे कि ये कोलिनियर है। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर हमें ऐसे स्केलर्स मिल जाएंगे जो कि सब के सब जीरो नहीं होंगे, सच दैट अल्फा, यानी एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, सच दैट अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू 0। अब इन ये दोनों यानी इनमें से कम एक नॉन जीरो है, तो लेट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अब बीटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर अल्फा नॉन जीरो है तो फिर इसका मतलब है हम अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं, तो अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, सॉरी ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ पी। तो ये देखिए ना, इसको टी के इक्वल रखते हैं आप, माइनस बीटा और अल्फा को टी नाम रखते हैं, आपकी मर्जी है। बहरहाल ये खुद भी स्केलर ही है। तो अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो देन ए एंड बी आर कॉल्ड कोलिनियर और पैरेलल। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के, वो भी देख लेते हैं। देखिए, थ्योरम भी कह रहा था कि पहले एक चीज़ देखें, इसकी नेसेसरी कंडीशन देखें कि वेक्टर्स अगर कोलिनियर होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनता है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट ना हुए तो कोलिनियर भी नहीं होंगे। तो यही बात लिखी है, एनी टू लीनियरली इनडिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी डिपेंडेंट नहीं है, मस्ट बी नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है,
तो लेट ए एंड बी वैसे तो डायरेक्टली इससे इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली आपके पेपर में ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग से ये पूछी गई हैं बातें, तो फिर आप उसके लिए पूरा थ्योरम प्रूव करने के बजाय ये देखें जो मखसूस चीज़ें टू द पॉइंट बात लिखें कि एनी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर। लेट ए एंड बी बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, देन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो तभी होगा जब ये स्केलर्स जो हैं वो खुद जीरो होंगे। अब ये वो बात है, देखिए अल्फा और बीटा अगर दोनों ही इक्वल टू जीरो हैं तो ना तो ए को बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इस तरह से, और ना ही बी को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो दीज टू इक्वेशन, दिस और दिस डज नॉट होल्ड, ना ये होल्ड करती है ना ये होल्ड करती है, क्योंकि हम ना अल्फा से डिवाइड करने के काबिल है ना बीटा से डिवाइड करने के काबिल है। इसका मतलब है कि ये कोलिनियर ना ही बन रहा, इस तरफ से भी नहीं बन रहा और बी वाली तरफ से भी नहीं बन रहा। इसका मतलब है ए और बी जो है वो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। और ये फिर दूसरी तरफ से कन्वर्स है कि जो सफिशिएंट कंडीशन थी ना थ्योरम की कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हों तो वो कोलिनियर होंगे, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बनेगा कि अगर कोलिनियर नहीं है तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट भी नहीं होंगे, यानी अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक बार इस स्टेटमेंट से आया हुआ है ये आपके पेपर में, और एक दफ़ा इस स्टेटमेंट से भी आया हुआ है, 2 सालों में आया हुआ है ये पिछले, कि और इफ़ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर देन, अब आगे लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन लिखती है, इस तरह से भी दिया गया। स्केलर को ही चेंज करके मेरे ख्याल लैम्डा और म्यू दिए हुए थे शायद। lambda a plus mu b is equal to 0 implies lambda is equal to mu is equal to 0। तो अब हम सपोज करेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है और प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट भी नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, सपोज, अच्छा अब इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं कि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसका उलट सपोज कर लेंगे। हमने प्रूव करना है ना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम इसको कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट ए एंड बी आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या मतलब, सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, हम उलट सपोज कर रहे हैं। तो that is there exist scalars a b not both zero या at least one of them is non-zero such that alpha a plus beta b is equal to 0। अब हमने कहा ये कम से कम इनमें से कोई एक जो है वो नॉन जीरो होगा। तो अगर अल्फा नॉन जीरो हो तो a कैन बी रिटन एज माइनस बीटा ओवर अल्फा टाइम्स b। तो इसका मतलब हो गया कि a और b तो कोलिनियर हो गए ना, फिर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो गए, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने कौन सी चीज़ लेट की हुई है, हमें हमारे वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर थे यहाँ से। तो अगर हम इनको लीनियरली डिपेंडेंट सपोज करें तो फिर तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है ना, फिर तो ये कोलिनियर ही नहीं रहते, तो ये नहीं सॉरी, फिर तो ये कोलिनियर बन जाते हैं। और अगर बीटा इक्वल टू 0 हो तो फिर b को इन टर्म्स ऑफ a लिखा जा सकता है, इस तरह से बीटा से डिवाइड किया जा सकता है। इसका भी यही मतलब है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है ना, इसका भी यही मतलब है कि a और b आर कोलिनियर, लेकिन हमने तो हमारे वेक्टर्स तो नॉन कोलिनियर है, हम नॉन कोलिनियर के लिए थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि लेट ए एंड बी, हमने तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर रहे हैं ना कि ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम कंट्राडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है हमने गलत बात सपोज की हुई है, सो और सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस जो वो बात कह रहे थे वो ठीक है, हेंस अल्फा और बीटा जो है वो दोनों जीरो ही होंगे, एक्चुअली ये नॉन जीरो नहीं होंगे, या इन अदर वर्ड्स हेंस अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया था इसकी वजह से कंट्राडिक्शन आ रही है, जो हमारी बात गलत साबित हो गई तो उनकी बात फिर ठीक साबित होगी, वो ठीक कह रहे थे कि ये वाकई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ये टेक्निक है प्रूफ की। तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म हुआ।